हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप सन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आर्टिकल 370 यानी धारा 370 क्या है, इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। एक धारा 370 कैसे अस्तित्व में आया जम्मू कश्मीर को लेकर के, कैसे जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से विशिष्ट अधिकार रखता है, कैसे उसको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और इस 370 के तहत वहाँ का संविधान अलग है, वहाँ का झंडा अलग है, बहुत सारी चीज़ें देश की जो कानून है वहाँ पे लागू नहीं होते। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धारा 370 क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में आया उसके पीछे की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या था, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का बैकग्राउंड इस तरह से, यानी देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और देश को जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिलने के पश्चात देश में जो रियासतें थीं यानी जो राजाओं का शासन था, कहीं पे नवाबों का शासन था और इस तरह से कहीं पे अंग्रेज़ों का शासन था। जब रियासतें स्वतंत्र हो गई तो उन रियासतों को भारत में विलय करना था और विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। भारतीय व्यवस्था में यानी इसके पहले जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया कि जो भारतीय राज्य चाहे जो रियासतें थी चाहे भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। यानी उन्होंने 3 कंडीशन रखी भारत की रियासतों के सम्मुख कि चाहे वो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र रूप से शासन करें यहाँ की जो रियासतों के राजा हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, जो डोगरा वंश से संबंधित थे, उनके मंत्री ने सलाह दिया कि आप स्वतंत्र रूप से शासन करिए, यानी भारतीय राज्य में ना शामिल होइए, भारतीय संघ में, और ना ही पाकिस्तान में शामिल होइए, यानी स्वतंत्र रूप से राज्य करिए। तो कहते हैं मंत्री जो है बहुत चातुर थे। वे सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में जो अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है और शासक हिंदू है, तो बाद में हम विद्रोह करा देंगे और राजा को पद से हटा देंगे और हम जो है शासक बन जाएंगे। उनकी अपनी एक कुटिलता थी और इस कुटिलता के कारण ही वो इस तरह से प्लान या इस तरह का जो है राजा को तैयार कर लिए कि आप स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को बनाए रखिए। तो हरि सिंह ने उनका कहना मान लिया और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय न करने का उन्होंने निर्णय लिया। बाद में होता क्या है, जम्मू कश्मीर पे जो वहाँ के कबीले थे उनके आड़ में, यानी वहाँ कुछ कबीले थे, आतंकवादी ग्रुप वहाँ पे क्रिएट थे और उन ग्रुपों के आड़ में यानी उन आतंकवादी या कबीली जो वहाँ पे आतंकवादी थे उनके आड़ में पाकिस्तानी सैनिक भारत पे कब्जा अटैक कर देते हैं। भारत में मीन्स कहने का मतलब जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करते हैं। जब जम्मू कश्मीर पे आक्रमण हो जाता है तो हरि सिंह अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, चूँकि उनकी फैमिली को खतरा था, मारे जाने का डर था, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने क्या मांगा, हेल्प मांगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कश्मीर को अलग मुल्क बनाना चाहते थे महाराजा हरि सिंह और उनके इस प्लान के कारण ही धारा 370 अस्तित्व में आई। तो जैसा आपको अभी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे हरि सिंह जब उनके स्टेट में हमला हुआ, कबीले के आड़ में वहाँ के पाकिस्तान के सैनिकों ने हमला किया, तो हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी कि हमारी रक्षा की जाए, नहीं हमारे परिवार और हमें दोनों को खतरा है। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार ने उनके सम्मुख एक व्यवस्था दी, यानी यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत ने आज़ादी से मिली जो व्यवस्था आगे आई है अस्तित्व में, उसके पहले उन्होंने हरि सिंह ने जब अपने आप को सुरक्षा के लिए गुहार लगाई भारत सरकार से, तो भारत सरकार ने उनके गुहार के समय शर्त रखी कि आप भारत सरकार ने ये शर्त रखी कि आप भारत में शामिल हो जाइए, विलय कर लीजिए अपने राज्य को, तब हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्योंकि विशेष परिस्थितियों में जो माउंटबेटन ने उनको भारतीय सरकार को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बनते हैं उनको एक सलाह देते हैं कि अगर भारत में वहाँ सेना तभी भेजी जा सकती है या राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब हरि सिंह विलय पत्र पे शामिल हो जाएं या विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दें, उसके पहले हम किसी तरीके से सहायता नहीं कर सकते। तो विलय पत्र पे जो हस्ताक्षर हरि सिंह करते हैं और उस हस्ताक्षर के बाद ही धारा 370 अस्तित्व में आती है। तो चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत यानी आज़ादी के समय देश में 565 प्रिंसली स्टेट यानी आज़ाद रियासतें थीं और इन रियासतों में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये 3 स्टेट ऐसे थे जो छोड़ करके सभी रियासतें भारत के विलय पत्र में शामिल हो गए थे। तो ये 3 रियासतें भारत में शामिल नहीं हो रही थी और ऐसे में जब हरि सिंह अपने स्वतंत्रता की गुहार करते हैं तो भारत सरकार से सैन्य मदद मांगते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं हमारे परिवार को खतरा है जो आक्रमण हुआ है आतंकवादियों के द्वारा। तो भारत सरकार ने मदद के बदले में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की शर्त रखी, यानी भारत सरकार ने बोला कि आप विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हरि सिंह ने विलय पत्र पे क्या किए, 26 अक्टूबर ये डेट यहाँ पे हमने दिया है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हरि सिंह हस्ताक्षर कर देते हैं
और हस्ताक्षर करने के पश्चात 27 मई 1949 के पास आर्टिकल यानी 27 मई 1949 को आर्टिकल 306A पारित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और यही आगे चल कर के 370 के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, इस चीज़ को आपको जानना है कि 27 मई 1949 को एक आर्टिकल 306A पारित किया जाता है यानी पास किया जाता है सदन में, और जिसे बाद में आगे चल कर के इसे 370 के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक ब्रीफ परिचय अस्तित्व में कैसे आया, इसके क्या पृष्ठभूमि थी, आपने डिटेल में जाना। अब जानेंगे 370 से तात्पर्य क्या है। तो 370 में यह उल्लेख किया गया है कि देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर का अपना क्या होगा, संविधान अलग होगा। तो 370 का ये सेंस था, ये अर्थ था कि जम्मू कश्मीर में रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए और संचार, इनके सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कानून नहीं बना सकती, और जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान होगा। तो ये 370 की एक व्यवस्था दी गई थी, और इस व्यवस्था के तहत 370 को लागू किया गया। आगे हम लोग जानेंगे 370 में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, क्या क्या व्यवस्थाएं थी 370 में, जो आगे चल करके भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित किया गया कुछ संशोधनों के माध्यम से। जैसा आप देख रहे हैं कि 370 में क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं राष्ट्रपति को पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दे, वहाँ की व्यवस्था को समाप्त कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो यहाँ पे भी एक व्यवस्था दी गई थी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे के रूप में कि राष्ट्रपति वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त नहीं कर सकता। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी भारत की भी नागरिकता प्राप्त है और जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता प्राप्त है। तो ये विशेष व्यवस्था यहाँ के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जम्मू कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज है, यानी जम्मू कश्मीर भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है ये पूरे देश के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग तिरंगा झंडा है, और वो भारत के तिरंगे झंडे के अगर अपमान भी करता है तो उन्हें दंडनीय नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का अपना एक तिरंगा झंडा है, था पहले, लेकिन अब जो 370 समाप्त हो गया तो पहले की स्थिति हम लोग समझ रहे हैं अभी। इसके बाद जानेंगे कि परिवर्तन 370 समाप्त होने के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं। तो वहाँ का अपना एक तिरंगा होगा और वह राष्ट्रध्वज का सम्मान करना अनिवार्य वहाँ के नागरिकों के लिए नहीं था। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के सभी जो राज्य विधानमंडल हैं उनमें विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा की व्यवस्था दी गई थी 370 के तहत, उसका कार्यकाल 6 वर्ष 6 ईयर था। अगले स्टेप में देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय के आदेश लागू नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं देश में न्यायिक व्यवस्था क्रियान्वित करने के लिए देश में न्यायालय की व्यवस्था की गई है, और न्यायालय के आदेश मान्य हैं, सर्वोपरि होते हैं। लेकिन ऐसे स्थितियों में जो सभी राज्य हैं वो उन राज्यों पे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश लागू होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पे ये आदेश लागू नहीं होते थे। ये सबसे बड़ी कमी थी। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पर आरटीआई और सीएसजी। जैसा कि आप जानते हैं आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन, और सीएसजी ये दोनों कानून जो है पूरे देश में लागू होते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सीएसजी है, और यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ये दोनों कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते हैं, जबकि पूरे देश में लागू होते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर में महिलाओं को शरीयत के अनुसार कानून लागू किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रदेश में महिलाओं के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई, जो कानून बनाए गए उनके अनुकूल कानून लागू होते हैं, लेकिन वहाँ पे महिलाओं पे शरीयत के अनुसार मीन्स धार्मिक कानून लागू होते हैं, ना कि संवैधानिक कानून महिलाओं पे लागू होते हैं। तो ये विशेष दर्जा प्राप्त व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पे पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं। जैसा कि आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू है, और पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया है गाँव के विकास करने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में पंचायतों को अधिकार बिल्कुल नहीं प्रदान किया गया है। कुल मिला के वहाँ पे अपनी एक स्वतंत्र व्यवस्था है। अगले स्टेप में देखेंगे यहीं पे यहाँ की महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से अगर विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की महिलाओं की इस तरह की व्यवस्था दी गई थी कि अगर वो किसी अन्य राज्य की महिला किसी व्यक्ति से विवाह करती हैं तो उनकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर दूसरे राज्य के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी आप भारत में अन्य राज्यों में खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप किसी एरिया में ज़मीन आप वहाँ पे नहीं खरीद सकते, क्योंकि 370 के तहत ये अधिकार आम नागरिकों को नहीं प्राप्त था।
अगले स्टेप में देखेंगे, राज्य में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता। पूरे देश में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, जम्मू कश्मीर में ये अधिकार अधिनियम लागू नहीं था। यहाँ पर संविधान की धारा 356, जैसा कि जानते हैं 356 यानी वित्तीय आपात होता है, राष्ट्रपति लागू करता है, और जम्मू कश्मीर पे वित्तीय आपात यानी 356 लागू नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवस्थाएं हैं, न्यायालय की जो व्यवस्थाएं हैं, दंड संहिता पूरे देश में लागू होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होता था। अगले स्टेप में देखेंगे, 5 अगस्त 1919 को भारत सरकार ने 370 को समाप्त कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं 370 अब समाप्त हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सदन में एक विशेष कानून पारित करके 370 को समाप्त कर दिया, जो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 370 समाप्त करना संभव नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई थी उसके अनुकूल वहाँ पे 370 को समाप्त किया। जैसा कि आप जानते हैं 370 तभी समाप्त तो किया जा सकता था जब जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों की सहमति हो 2/3 बहुमत से, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इस व्यवस्था को समाप्त कर सकती थी। लेकिन दोनों सदन कभी नहीं चाहते, या वहाँ के नेता लोग कभी नहीं चाहते कि 370 समाप्त हो। उसमें केवल एक लाइन लिखा हुआ था, जब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो और सत्र न चल रहा हो, तो ऐसे परिस्थितियों में प्रधानमंत्री चाहे तो विशेष कानून पारित करके वहाँ को इस व्यवस्था को समाप्त कर सकती है। तो उन्हीं परिस्थितियों का भारतीय सरकार ने लाभ उठाया और विशेष कानून बना करके 370 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। तो डेट भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त किया। आज जम्मू कश्मीर के जो विशेष अधिकार प्राप्त पहले थे 370 के तहत, वो समाप्त हो चुके हैं, और जम्मू कश्मीर में आगे जो व्यवस्था दी गई थी 370 वो समाप्त हो गई। और 370 के समाप्त होने के पश्चात जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में डिवाइड हो गया, और जो विशेष अधिकार प्राप्त थे 370 के तहत वो समाप्त हो चुके हैं। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे 370 समाप्त होने के पश्चात क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति है, क्या वो जो नियम लागू थे पहले वो समाप्त हो गए हैं। तो नई व्यवस्था के तहत इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया। जम्मू कश्मीर के पास जो विशेष अधिकार थे वो अब समाप्त हो गए हैं। पहले जो विशेष अधिकार प्राप्त थे कि राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता था, शिक्षा का अधिकार लागू नहीं हो सकता था, जो व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार के तहत प्राप्त थे, वे सारे अधिकार अब प्रेजेंट टाइम में समाप्त हो गए हैं। वहाँ पे एकल नागरिकता लागू है। पहले जम्मू कश्मीर पे दोहरी नागरिकता प्राप्त थी नागरिकों को, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पर एकल नागरिकता प्राप्त है। अगला स्टेप में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक राष्ट्रध्वज होता था, और तिरंगा झंडा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसे मानने के लिए वहाँ के लोग विवश नहीं थे। अब जो है पूरे देश का तिरंगा झंडा जैसे राष्ट्रीय ध्वज है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी वही है, उनका पर्सनल कोई झंडा अब नहीं रहा। अगले स्टेप में देखेंगे आर्टिकल 356 जो वित्तीय अधिकार है अब लागू होने लगा। पहले अधिकार ये राष्ट्रपति जो था नहीं लगा सकता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 370 समाप्त होने के पश्चात आर्टिकल 356 यानी जिसे वित्तीय आपात कहा जाता है ये अब लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले स्टेप में आरटीआई और सीएसजी जो पहले लागू नहीं होते थे अब 370 समाप्त होने के पश्चात लागू कर दिए गए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष वहाँ कर दिया गया, जो इसके पहले 370 के पहले वहाँ का कार्यकाल 6 वर्ष था। वर्तमान समय में भारत के किसी भी राज्य के नागरिक वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में 370 के पहले नहीं थी। भारतीय संविधान के सभी कानून लागू होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले जम्मू कश्मीर पे भारतीय कानून लागू नहीं होते थे, वहाँ का अलग संविधान था, लेकिन 370 समाप्त होने के पश्चात वहाँ पे सभी भारतीय कानून लागू होते हैं, भारतीय दंड संहिता लागू होती है, और इस तरह से एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए हुआ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि 370 समाप्त होने के पश्चात जो जम्मू कश्मीर की विशेष व्यवस्थाएं थी जब वो समाप्त हो गई तो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां भी कम हुई, कंट्रोल हुआ। जो पहले घाटी में ज़्यादातर आतंकवादी घटनाएं घटी होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, आतंकवादी घटनाएं कम होने लगी और शांति व्यवस्था काफ़ी हुई। लोगों को बड़ी मात्रा में रोज़गार मिलना शुरू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट नई नई योजनाएँ लागू कर रही है वहाँ के राज्य सरकार के लिए, जिससे बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है। तो 370 समाप्त होने के पश्चात देश को एक बड़ी उपलब्धि भी मिली है। साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे विशेष प्रकार की रोज़गार योजनाएं तैयार करके वहाँ के लोगों को रोज़गार प्रदान करने का प्लान तैयार किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया 370 अस्तित्व में कैसे आया, किस परिस्थितियाँ क्या थी, कैसे किस रूप में हरि सिंह राजा ने किन शर्तों के साथ जम्मू कश्मीर को विलय किया,
विलय के पश्चात फिर कैसे इतने सालों बाद लंबे अरसे तक ये क्रियाकलाप चलता रहा। वहाँ पे विशेष अधिकार के तहत वहाँ पे बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी और 2019 में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको समाप्त करके देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की। और आज वर्तमान समय में जो विशेष अधिकार प्राप्त जम्मू कश्मीर था वो अन्य राज्यों की तरह सामान्य अधिकार प्राप्त राज्य बन गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।